कपल्स के बीच में क्वेरल्स हो रही हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, बट कई बार क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि सब ठीक है, फिर भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसके पीछे भी वास्तु रीज़न हो सकता है? 2 फैक्टर्स हैं, एक है आपकी कुंडली। अगर आपकी कुंडली में योग ही ऐसा बना हुआ है कि आपको सेपरेट होना है या आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होनी, तो वो अपना रोल प्ले करेगी। क्या कोई ऐसे भी वास्तु दोष होते हैं जो आपको सेपरेट तो नहीं करते, बट आपको इमोशनली डिटैच कर देते हैं एक-दूसरे से? बहुत लोगों को लगेगा, बहुत रोज़ी पिक्चर लगेगी कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं न कहीं एक सेपरेशन दोनों के बीच में आ जाता है या एक के बीच में आ जाता है। तो जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ एक-दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। Sumitji, welcome back to another podcast. थैंक यू शिवम, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आज आप बहुत बढ़िया लग रहे हो। थैंक यू सो मच। और ये व्हाइट व्हाइट कलर रियली सूट्स यू। थैंक यू सो मच। वैसे क्या है कि शादियों का सीज़न चल रहा है, बट उसके साथ-साथ जब ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो ज़्यादा सेपरेशंस भी होते हैं, लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, डाइवोर्सेस भी होते हैं और आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। हुँ, हुँ। और जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की, तो कहीं न कहीं दिमाग में सबसे पहले जो आजकल रील्स, वीडियोज़ देख के हमें हमने इतना कुछ समझा है, तो वास्तु कहीं न कहीं दिमाग में आता है कि यार कहीं हम गलत घर में तो नहीं रह रहे या हमारा स्पेस तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये कंप्लीटली इसी पे डेडिकेट करते हैं कि वास्तु किसी की रिलेशनशिप्स को, खास करके सेपरेशंस को कैसे गवर्न करता है। Okay. No, it's a good and sensitive topic. I'll try my level best to answer all the questions you have today. थैंक यू। तो सबसे पहले सर इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि क्या सच में कई घर ऐसे होते हैं जो एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह काम करते हैं किसी की रिलेशनशिप को सुधारने या बिगाड़ने में? देखिए, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका कि ओवरऑल घर का वास्तु या घर का एनवायरनमेंट अंदर से कैसा है, पहले तो। दूसरा आता है प्लेसमेंट ऑफ रूम ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड एंड ग्रूम का जो रूम है, उसकी प्लेसमेंट जेनेरिक वास्तु के हिसाब से कैसी है। और थर्ड फैक्टर आता है कि जेनेरिक वास्तु में एक और चीज़ आती है कि उस घर में जो किस-किस जगह इम्बैलेंसेस हैं, जेनेरिक वास्तु के हिसाब से। और थर्ड फैक्टर आता है कि अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी दिक्कत है, तो इंडिविजुअल कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, क्या सेपरेशन के योग हैं कि नहीं? और अगर नहीं है, तो जो रूम ब्राइड एंड ग्रूम को एलोकेट किया गया है, क्या वो उनकी कुंडली के हिसाब से एप्रोप्रिएट है कि नहीं? सपोज़ करिए, जो 6th एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कुंडली में और जेनेरिक वास्तु में, और इस पे कैसे फ़र्क पड़ता है। अगर जेनेरिक वास्तु में देखा जाए, अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस है जो कि फैमिली रिलेशन को दिखाता है, आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है जो कि एक कपल के इंटीमेसी रिलेशनशिप को दिखाता है, तो ये जेनेरिक वास्तु के हैं। मैं बहुत ब्रॉडली बता रहा हूँ, माइन्यूट लेवल पे जाएँगे देन वी कैन डिस्कस इन डिटेल एज़ वेल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रॉडली। और थर्ड आता है कि भई सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ब्राइड या ग्रूम या दोनों के छठे, 8वें या 12वें घर के हिसाब से आपने उनकी प्लेसमेंट कर दी, कमरे की, ओके, ठीक है? या घर की एंट्रेंस किसी दोनों में से किसी एक के छठे, 8वें या 12वें घर में आ रही है, ठीक है? तो एंट्रेंस को तो चलो हम ट्रीट कर देंगे, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को वहीं पे आप ठहरा दोगे, वहीं उसी रूम में ठहरा दोगे जो किसी के छठे घर में आ रहा है, तो छठा घर डाइवोर्स डिक्टेट करता है, ओके, सिग्निफाई करता है छठा घर। तो इस 8वां घर सिग्निफाई करता है बीमारी को, यू नो एक्सीडेंट्स को, लॉसेस को, सेपरेशन को। तो अगर आप इस तरह के नेगेटिव हाउसेज़ में किसी कपल को, दोनों को या किसी एक को डा रखते हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो ये तीनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो कई चीज़ें आती हैं इसमें, किड्स के साथ रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, इन तीनों अलग पर्सपेक्टिव पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। जी। बट सर ये तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल क्लियर होता है कि कपल्स के बीच में क्वेरल्स हो रही हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, विज़िबल डिफरेंसेस उनके बीच में आ रहे हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि सब ठीक है, फिर भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब इमोशनली नम हो जाते हैं एक-दूसरे को लेके बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे भी वास्तु रीज़न हो सकता है? वास्तु तो देखिए अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है? पॉज़िटिव या नेगेटिव। उसके अलावा 2 फैक्टर्स हैं, एक है आपकी कुंडली। अगर आपकी कुंडली में योग ही ऐसा बना हुआ है
कि आपको सेपरेट होना है या आपकी जैसे मैरिज सक्सेसफुल नहीं होनी, तो वो अपना रोल प्ले करेगी करेगी। देखिए, कुंडली से ऊपर होकर वास्तु नहीं हो सकता, पहली बात। अगर कुंडली में आपके सेपरेशन आ रहा है, ये कुंडलियाँ कह रही है कि भाई आपकी जो पहली मैरिज है या दूसरी मैरिज है, तीसरी मैरिज है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो वहाँ पे वो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। अब वास्तु उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? अगर वास्तु अच्छा है, तो उसको डिले कर देगा या उसमें जो सिम्पटम्स हैं, क्वेरल्स हैं, वो थोड़ी कम कर देगा, ठीक है? अगर वास्तु खराब है और आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, फिर भी आपको ब्रेकेज हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है क्योंकि वास्तु अपना रोल प्ले कर रहा था, ठीक है? कुंडली कह रही है कि भई सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब ये नहीं कह रही कि हो ही नहीं सकते। ये कह रही है कि आपकी शादी चल सकती है, लेकिन एक होता है ना फ्री विल, फ्री विल का भी एक रोल होता है जिसे हम कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि कुछ चीज़ें आपके खुद के हाथ में भी होती हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ करिए जैसे मेरे जानने वाले थे, मैंने उनको एग्ज़ाम्पल दी, भई सपोज़ करिए आपको बच्चा हो ही नहीं रहा या आपकी कुंडली में बच्चे का योग नहीं है और आप किसी न किसी तरह साइंटिफिक मेथड की तरह से एक बच्चा आईवीएफ या कोई करके फिर भी कहीं न कहीं पुश कर लेते हो और बाय चांस हो जाता है, जा हालाँकि चांसेस बड़े कम होते हैं। या इसी तरह शादी नहीं हो रही है, शादी लिखी नहीं है और आपने पहली शादी कर ली, इसमें तो होगा क्या? या तो सेपरेशन होगा या अनसक्सेसफुल अनहैप्पी लाइफ़ होगी। तीसरा बच्चा भी हो सकता है, तो उसको हो सकता है उसको कोई फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम हो या बच्चे की लाइफ़ स्पैन थोड़ा कम हो, उसकी कुंडली के हिसाब से। तो आप नियति से एक लिमिट से आगे नहीं लड़ सकते। जो नियति है वो सबसे प्रधान है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भई मेरे को शादी करनी है और शादी के टाइम आपकी पहली शादी लिखा है आपकी कुंडली में फेलियर है, तो वो तो ये 90% देखोगे कि रिश्ता तय हुआ, टूट गया। रिश्ता तय हुआ, नहीं टूटा तो शादी होके टूट गई, डाइवोर्स हो गया। ठीक है? ऐसे कई केसेज़ मैंने देखे हैं और कई बार कुंडली एटलीस्ट शादी के मामले में कुंडली इज़ वेरी स्ट्रांग। बच्चों के मामले में थोड़ा ये होता है कि क्योंकि आजकल बहुत सारी नई टेक्नोलॉज़ी आ गई है और उसपे कई बारी कैलकुलेशंस पूरी तरह सही बैठती नहीं। तो सर आपने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए शादी हुई, एक कपल है, तो जब शादी के टाइम उनकी कुंडली देखी गई तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैच कर रहा था। बट जिस घर में वो गए, तो उसमें जो कपल के लिए बेडरूम होता है, वो एक की कुंडली के अकॉर्डिंग ठीक था, एक की कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं ठीक था। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं सर? देखिए 2 चीज़ें हैं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा मैंने रिसेंटली कुछ केसेज़ में देखा है कि भई हस्बैंड एंड वाइफ काफ़ी टाइम से साथ रह रहे हैं। अब एक को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, एक को दर्द है, बॉडी पेन है, दूसरे को कुछ भी नहीं है, दूसरा कंफर्टेबल है। एक की जॉब भी सही चल रही है, दूसरे को जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या होता है कि जब वो नया घर लेते हैं, ये ज़्यादातर केसेज़ मैंने वो देखे हैं जिसमें कपल्स कई सालों से साथ में हैं बट उन्होंने नया घर लिया या घर में कोई रेनोवेशन कराई तो उसके बाद ये चेंजेज़ आने शुरू हुए। तो उसमें ये देखा गया कि जो घर है आपने डिसाइड किया भई ये मास्टर बेडरूम है, इसमें हम दोनों रहेंगे। अब वो जिसकी कुंडली के हिसाब से सूट कर रहा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसकी फिज़िकल हेल्थ भी ठीक है, मेंटल वेल-बीइंग भी ठीक है, फाइनेंशियली आल्सो दे आर डूइंग गुड। लेकिन किसी के 6th, 8th या 12th हाउस में है, सपोज़ करो एक दोनों में से एक के, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जी, या जिस प्लैनेट को डायरेक्शन डिक्टेट कर रही है, वो प्लैनेट इटसेल्फ इज़ सिटिंग इन अ रॉन्ग हाउस। तो हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि राशि या प्लैनेट दोनों इंटरफेयर तो नहीं कर रहे। और अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने 3 केसेज़ अभी तक देखे हैं ऐसे, जिसमें मैंने देखा है कि हस्बैंड या वाइफ में से एक जना अनकम्फर्टेबल है और जब मैंने उसे रिसर्च किया, तो पता चला कि या तो वाइफ को सूट नहीं कर रही है वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो सो रहे हैं, या हस्बैंड को सूट नहीं कर रही है। ओके। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि दोनों को अलग-अलग रूम देना वो तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक रिलेशन। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। इसमें 2 सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो ये है कि भई आप ऐसा रूम ढूँढ लो घर में, जो दोनों को सूट हो या एक को न्यूट्रल हो, एक को सूट करता हो। क्योंकि एट लीस्ट न्यूट्रल का मतलब ये तो नहीं है ना कि नेगेटिव है, पहली बात। दूसरा ये होता है कि क्योंकि आजकल घर छोटे हैं, तो अगर हम बेड की डायरेक्शन भी चेंज कर दें, तो कई बारी उनकी अपर बॉडी पार्ट कम्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट आल्सो वर्क्स, ठीक है? तो इस तरह के माइनर चेंजेस करके हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार रूम ऐसे मिलते हैं या इस डायरेक्शन में होते हैं कि आप कहीं जहाँ पे आप बेड प्लेस कर सकते हो या बेड का हेड आ सकता है, वहाँ पर कोई और चॉइस ही नहीं है। यू हैव टू डील विद दैट। तो उस केस में थोड़ा दिक्कत होती है, अदरवाइज़ वी मैं मोस्ट ऑफ द केसेस वी चेंज द रूम और चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर अपर बॉडी बाय मूविंग द हेड ऑफ द बेड।
इन दैट डायरेक्शन। तो सर क्या कोई ऐसे भी वास्तु दोष होते हैं अगर हम उनको स्पेसिफिकली मेंशन करें कि जो आपको सेपरेट तो नहीं करते, आपका ब्रेकअप या सेपरेशन तो नहीं कराते बट आपको इमोशनली डिटैच कर देते हैं एक-दूसरे से? देखिए, वही जैसे मैंने पहले कहा था कि 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ आइसोलेशन एंड 6th हाउस इज़ ऑफ द बेसिकली डाइवोर्स। तो पहले मुझे बताइए कि क्या जिस जैसे आपके दादा-दादी या थे, कभी आपने उनसे पूछा कि आपके टाइम में कितने डाइवोर्स हुए? कहीं होते नहीं थे पहले, बहुत ही कम, शायद 100 में से 1000 में से 1 बंदा होगा, जो कहता होगा कि डाइवोर्स हुआ है। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स का मतलब आज लीगली सेपरेट होना है। डाइवोर्स इज़ लीगली सेपरेट। लेकिन लीगली सेपरेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक घर में रह रहे हैं तो डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए। एक मैरिज ऐसा टॉपिक है, जो मेरे गुरु भी कहते थे कि और जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है, कि बहुत से लोग इसको सोशल प्रेशर और सोशल टैबू के चक्कर में ओपनली डिस्कस नहीं करते। हुँ, बहुत लोगों को लगेगा, बहुत रोज़ी पिक्चर लगेगी कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं न कहीं एक सेपरेशन दोनों के बीच में आ जाता है या एक के बीच में आ जाता है। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। तो जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ एक-दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब वो ओपनली तो डिस्कस नहीं करेंगे ना आपसे जाके कि भई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके लिए तो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, घर अच्छा है, दे आर ऑलवेज़ टुगेदर, तो आपके लिए सब ठीक है। इनको सर अगर सिंपल टर्म्स में समझें, अगर किसी को नहीं पता कि भई मेरे 12वें घर में ये चीज़ आ रही है या फिर 12वाँ घर डिस्टर्ब्ड है, तो अगर घर के वास्तु में उनको ये चीज़ें समझनी है कि भई कौन-सी डायरेक्शन में क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है? देखो, अगर आप दंपत्ति के हिसाब से बात कर रहे हो, तो मैं उसके हिसाब से 2 डायरेक्शंस बोलूँगा आपको मेनली, 3 डायरेक्शंस। एक डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ-नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ-नॉर्थ वेस्ट में कोई भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अब उसमें इम्बैलेंस कैसे हो सकते हैं? टॉयलेट, किचन इज़ मोस्ट ऑब्वियस वन, ठीक है कि टॉयलेट है, किचन है। दूसरा, क्योंकि नॉर्थ-नॉर्थ वेस्ट इज़ अ वाटर एलिमेंट, प्राइम कलर्स आर ब्लू, ठीक है? एक्सेप्टेबल कलर्स आर व्हाइट एंड ग्रे एंड ग्रीन, ठीक है? अ, तो ये अगर कलर्स हैं तो ठीक है। जहाँ आपका येलो, डार्क ब्राउन, रेड इस तरह के कलर्स आ गए, मैजेंटा, आजकल डेकोरेशन है बहुत, तो वहाँ एक इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी डायरेक्शन है आपकी साउथ-साउथ वेस्ट। साउथ-साउथ वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ डिस्पोज़ल। अगर आप वहाँ पे किसी कपल की अनलेस उनकी कुंडली सपोर्ट कर रही हो, दोनों की, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मैंने देखी है। अगर उनकी कुंडली सपोर्ट कर रही हो, अदरवाइज़ अगर आपने वहाँ पे फ़ोटो लगा दी, वॉल वॉल खाली है, आपने फ़ोटो लगा दी, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं एक सिचुएशन, कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़े, ठीक है? थर्ड जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होती है पितरों की डायरेक्शन, बेसिकली ये फैमिली रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है। तो अगर साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस मिलता है हमें, तो हमने देखा है कि क्वेरल्स होना, डिसएग्रीमेंट होना, फैमिली में एक अनहार्मोनियस एनवायरनमेंट रहना, बहुत होता है। ज़्यादातर इश्यू में केसेज़ में किचन होना या आपका टॉयलेट होना या कलर इम्बैलेंसिंग होना या वहाँ पे किसी ने प्लांट्स रख दिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जब तक हम कोई जगह देखेंगे तभी बता पाएँगे, बट इन 3 डायरेक्शन में अगर इम्बैलेंस है तो प्रॉब्लम आएगी। ओ थर्ड, आपने एक चीज़ और डिस्कस करूँगा इसी के साथ कि अगर आपने अपनी फ़ोटो उन हाउसेज़ में लगा दी है या उन डायरेक्शंस में लगा दी जो नेगेटिव है, अपने कपल फ़ोटो या एक जने की फ़ोटो, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को या कपल को, अगर आप अकेले की लगाते हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन को या कपल को अगर दोनों की लगाई, तो डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ सिम्पटम्स उस चीज़ के दिखने शुरू हो जाएँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, बहुत छोटी-सी बात है कि लोग कहेंगे फ़ोटो लगाने से क्या होता है? हुँ, लेकिन फ़ोटो आपका एक प्रतिबिंब है और आप अगर अपनी फ़ोटो वहाँ लगाते हैं, तो आप 24 घंटे उस ज़ोन में हैं। हुँ, यू आर रिप्रेजेंटिंग टू सिट इन दैट ज़ोन इन फॉर 24 आवर्स। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। ओके। तो सर क्या वास्तु इतना इमीडिएट इम्पैक्ट करता है? क्योंकि कई चीज़ें मैंने देखी हैं कि लोग कपल जो हैं, वो बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है। कई लोग जैसे कपल थेरेपी भी ले रहे होते हैं, तो सब कुछ सही चल रहा है, थेरेपी सही चल रही है, ओके है। बट जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं, उनके बीच कुछ ना कुछ नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़े वहाँ शुरू हो जाते हैं। तो क्या इतना इमीडिएट वास्तु इम्पैक्ट करता है कि घर में घुसे और लड़ाइयाँ शुरू? देखिए, बहुत रेयर केस है कि इमीडिएटली आपको घर में घुसे और अगले हफ्ते से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हालाँकि आजकल हो तो कई जगह रहा है कि भई शादी हुए महीने भर में तलाक भी हो गई। हुँ, तो उसमें मैं कहूँगा कि हो सकता है कुंडली ढंग से मैच ना की गई हो शुरू से। दूसरा, आजकल ना एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हैं।
पहले के ज़माने में इतने एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते थे, लड़का-लड़की के लिए सब कुछ उनका परिवार होता था। आजकल दोस्त, सोशल मीडिया, एक्सपोज़र, अपना पर्सनल प्रेफ़रेंस, एक पर्सनल इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं प्रायोरिटी में एज़ कम्पेयर टू फैमिली। तो उस केसेज़ में हो सकता है कि ये चीज़ें और जल्दी ट्रिगर हो जाएँ। लेकिन ये तभी होता है जब कुंडली मैच ना हो शुरू से, या लिखा ही हो कि भई कुंडली में आपकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं होगी या दूसरी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, या कई किसी-किसी केस में मैंने देखा है कि कुंडली क्लियर कह रही है कि भई इसकी शादी में इसके माता-पिता का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहेगा, एक्स-वाई-ज़ेड तरीके से। ओके। और शादी होने के बाद वो इंटरफेरेंस और बढ़ ही गया, क्योंकि माँ-बाप भी इन्वॉल्वड है फैमिली में, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों। हुँ, कुछ के जानने वालों के मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जहाँ पे कुंडली जब मैंने उनकी स्टडी करी तो क्लियर था कि इसमें ईदर मदर और फादर विल प्ले अ रोल इन सेपरेशन और इन जॉइनिंग देम। तो जौन-सा प्लैनेट अ, यू नो दूल्हा-दुल्हन के बीच के प्लैनेट के बीच में आता है, या तो वो जोड़ता है या वो तोड़ता है। रिश्ता भी आएगा तो वहाँ से आएगा, या रिश्ता टूटेगा तो वहाँ से टूटेगा। ओके। तो कुछ पंडित उसको नहीं देखते। मैं नहीं कहता कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। आई एम स्टिल इन अ वेरी लर्निंग मोड। आई डोंट कॉल माय सेल्फ एस्ट्रोलॉजर बिकॉज़ एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट। बट जितनी मेरी स्टडी है उसमें क्लियर मैंने कई जगह देखा है कि ये इट इज़ ऑब्वियस एंड वी शुड नॉट गो फॉर द मैरिज इन सर्टेन केस, क्योंकि कई लोग सिर्फ़ 32 गुण मिलाते हैं और गुण मिल जाते हैं तो कहते हैं शादी कर लो। बट गुण इज़, इन माय ओपिनियन एज़ ऑफ टुडे, कि गुण से सिर्फ़ शादी नहीं की जा सकती। उससे सिर्फ़ एक अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है कि शायद आपका बिहेवियर ऐसा होगा। लेकिन शादी चलेगी नहीं चलेगी, वो सारे आपके प्लैनेट्स बताएँगे। इसमें सर एक केस और होता है, जैसे ये तो हुआ कि घर के अंदर शिफ्ट हुए तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट डे टू डे जैसे मान लीजिए अभी हम बाहर घूमने गए हुए हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे ही घर में एंटर करे लड़ाई, मैं कल फिर भी दोबारा बाहर घूमने गया, वहाँ सब कुछ फिर ओके चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या वास्तु से अलग जाके कुछ घर के ऑरा का भी ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस होता है जो ये सब चीज़ क्रिएट करता है? नहीं, उसमें उसमें वास्तु प्ले कर सक डेफ़िनिटली वास्तु होगा उसमें कुछ इन्वॉल्व्ड। उसमें ऑफ़ कोर्स स्टडी करना पड़ेगा, बट अगेन उसमें सबसे पहले मैं 3 डायरेक्शंस ही स्टडी करूँगा। कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इसके अंदर आपकी एक डायरेक्शन होती है, बाकी जो डायरेक्शंस में फ़ोटोज़ कहाँ लगी हैं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है? उनके इंडिविजुअल चार्ट्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इट्स गोना टेक अ डिटेल एनालिसिस। हुँ, वो जेनेरिक वास्तु में बात करूँ तो आप 3 डायरेक्शंस देखिए, 3 डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस ना हो और आपकी फ़ोटो साउथ साउथ वेस्ट में ना लगी हो, तो वी कैन होप कि भई आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी जब आप ये 2-3 चीज़ें देखेंगे। ओके। और एक चीज़ और है, जैसे अभी मैंने बोला था कि कुंडली मैच करी, सब कुछ ओके है, उसके बाद शादी कर ली। तो क्या कुछ ऐसे घर भी होते हैं कि जो सिंगल रहने के लिए तो बहुत बढ़िया है कि भई जब तक वहाँ पे इंसान सिंगल था, वो अपना फ्लरिश कर रहा था, उसका करियर में अच्छी ग्रोथ थी, बट जैसे ही वहाँ शादी करी, कुंडली भी दोनों की अच्छी मैच हुई, बट जैसे ही एक घर में वो दोनों आए, तो वहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। देखो शिवम, इसमें ना जो मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, कुंडली कैसे मैच करी उस पे बहुत मैटर करता है, तो उस चीज़ को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट, बिकॉज़ कुंडली मैच करना एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है कि आप कुंडली कैसे मैच करते हो। दूसरा, जो आप कह रहे हो कि भई कोई घर सिंगल के लिए बहुत अच्छा है, भई वो सिंगल के लिए अच्छा है क्योंकि वो जो घर लड़का उसमें रह रहा था, बढ़िया रह रहा था। जब लड़की आई, तो उसके हिसाब से, उसकी कुंडली के हिसाब से आपने रूम दिया नहीं, वही बात घूम के आगे आ जाएगी। ओके, लड़की वहाँ आई तो डायरेक्शन उसको सूट नहीं करती घर के एंट्रेंस की, तो इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग हर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड, जैसे ही शादी हुई, इंटरफेरेंस ऑफ इन-लॉज़ या इंटरफेरेंस ऑफ पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स व्हिच इज़ क्लियरली बीइंग शोन इन एट लीस्ट वन ऑफ द चार्ट्स इज़ डिक्टेटिंग द टोटल होरोस्कोप और द रिलेशनशिप। तो वहाँ पे वो चीज़ें, तो मैरिज इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ह्यूमन बीइंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड व्हिच अफेक्ट आवर साइकोलॉजी एंड थिंकिंग एंड एक्शन प्रोसेस। हुँ, तो उसकी वजह से ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि घर की वजह से हो, ऑफ कोर्स घर का तो इन्वॉल्वमेंट होगा, पर कर घर क्या वास्तु के हिसाब से खराब है, जेनेरिक वास्तु के हिसाब से, या जेनेरिक वास्तु के हिसाब से ठीक है, तो क्या लड़की कुंडली के हिसाब से खराब है? ये देखना पड़ेगा। ओके। तो सर एक केस ले लेते हैं, एक हम सिनेरियो ले लेते हैं, मैं अपनी नोटबुक और पेन भी ले लेता हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि एक कपल अभी नया-नया उनकी शादी हुई है और वो एक घर देख रहे हैं नया मूव इन होने के लिए, और तो उनको उस घर में ऐसा क्या देखना चाहिए पूरा जेनेरिक वास्तु के अकॉर्डिंग कि कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ उनके बाथरूम्स होने चाहिए, कहाँ टॉयलेट, कहाँ किचन, कैसा उसका लेआउट होना चाहिए? अच्छा, देखो पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि एंट्रेंस पॉज़िटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, पहली बात। कौन सी सर पॉज़िटिव
डायरेक्शंस हुई। देखिए एब्सोल्यूट ईस्ट, एब्सोल्यूट वेस्ट, एब्सोल्यूट नॉर्थ, एब्सोल्यूट साउथ इसमें 8 डायरेक्शंस आती हैं। अगर आप डायरेक्शन चार्ट देखेंगे तो उसमें चा 8 डायरेक्शंस आती है। जैसे नॉर्थ में आता है N3, N4, ईस्ट में आता है E3, E4, साउथ में आता है S3, S4 एंड वेस्ट में आता है W3, W4। इन 4 डायरेक्शन में आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए। अब इसको एग्ज़ैक्ट चेक करने के लिए आपकी ग्रिडिंग या आपकी जो डायरेक्शन निकालने की प्रोसेस है, वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ़ कंपास से निकालते हैं, इसलिए मैं उसको केयरफुली एनालाइज़ करने को बोलता हूँ। ओके, डायरेक्शन आपकी पॉज़िटिव होनी चाहिए। अभी मैं जेनेरिक वास्तु की बात कर रहा हूँ। आपकी किचन साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। आपकी टॉयलेट भी इन डायरेक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब अगर सब कुछ एक जेनेरिक के हिसाब से सही है, तो आपकी कुंडली रोल प्ले करेगी ही करेगी। आप उसको नहीं रोक सकते। तो कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है कि रूम कौन-सा एलोकेट किया है, दोनों बच्चों को, जिनकी भी शादी हुई है, या उनका रूम उनकी कुंडली के हिसाब से सही है कि नहीं है। कुंडली में सर क्या ऐसे साइन्स होते हैं जो बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन का रूम लेना चाहिए? जैसे आपको मैंने बहुत पुरानी एक वीडियो में आपको 12 राशियों की सारी डायरेक्शंस बता दी थी। अब अगर किसी की कुंडली में सपोज़ करिए कि मैं 5वें नंबर की राशि लेता हूँ। 5वें नंबर की राशि रिप्रेज़ेंट करती है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड हाफ ईस्ट, ठीक है? तो अगर किसी की 5वें नंबर की राशि छठे घर में है, ठीक है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि कपल का, इवन दो दैट्स अ पॉज़िटिव डायरेक्शन, मैं आपको बोलूँगा कपल को कि भई या तो उस घर के एंट्रेंस वाले घर में मत जाओ ठीक है, और उसमें अपना बेडरूम भी मत बनाओ, उस डायरेक्शन में, ठीक है? तो अगर घर की एंट्रेंस नहीं बदल सकते, क्योंकि घर तो पहले से बना होगा, ये तो है नहीं कि शादी हुई आपने नया घर ले लिया, तो उस एंट्रेंस को ट्रीट करा जाएगा, ताकि बच्चों पे इम्पैक्ट कम आए और उनका बेडरूम उस जगह बनाया जाएगा जो डायरेक्शन दोनों के लिए पॉज़िटिव हो, या एटलीस्ट एक के लिए पॉज़िटिव हो और एक के लिए न्यूट्रल। ओके। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं और अगर ये चीज़ें मैच हो जाती हैं, फिर हम उसके हिसाब से बोलते हैं कि आप यहाँ बेडरूम बना लीजिए। तो इस हिसाब से अगर कोई भी न्यूली मैरिड कपल अपना घर देखना चाह रहा है, तो वो इस पार्ट को कट करके रख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और अपने घर का इस अकॉर्डिंग जेनेरिक वास्तु के अकॉर्डिंग ढूँढ सकते हैं। इसमें एस्ट्रो वास्तु का रोल रहेगा शिवम थोड़ा-सा, लेकिन हाँ, अगर आप बेसिकली आप कह रहे हैं कि शुरू में घर देख लेते हैं, बाद में अंदर चेंजेस कर लेंगे, तो जेनेरिक वास्तु के हिसाब से पॉज़िटिव डायरेक्शन लें, जो 8 डायरेक्शन मैंने बताई। इसमें एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी पॉज़िटिव आती है, जिसे एनेट डायरेक्शन कहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये 8 या 9 डायरेक्शन पॉज़िटिव होने के बाद, अंदर की डायरेक्शन का क्या हाल है, ब्रह्म स्थान कैसा है, किचन कहाँ पे है, टॉयलेट्स कहाँ पे है, कलर कलर कौन से कर दिए, सब कुछ ठीक है। मैंने जहाँ पे रेड कलर नहीं होना था, वहाँ रेड कलर कर दिया, तो झगड़े होने शुरू हो जाएँगे, एग्रेशन आ जाएगा, हुँ, मन में एक-दूसरे के लिए। चाहे वो कम रहे, एक लिमिट तक रहे, पर वो डिस्टेंस तो क्रिएट करता रहेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग स्ट्रेट अवे, बट हाँ, जो मैंने 3 पॉइंट्स बोले हैं, अगर आप उससे शुरू करते हैं, दैट्स अ गुड स्टार्ट। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बोला कि गलत डायरेक्शन में रेड कलर कर दिया तो झगड़े होने स्टार्ट हो गए। तो जब हम बात करते हैं सेपरेशन की तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है चीटिंग का। तो क्या कुछ ऐसे वास्तु दोष भी होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन को चीटिंग में इन्वॉल्व कर दें? शिवम, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन व्हिच इज़ वेरी प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन दैट, और एक होती है आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? चीटिंग 2 वजह से हो सकती है। एक तो आपका मन भटक रहा है या आपके एक-दूसरे के प्रति वो नहीं हो रहा है, और दूसरा होता है कि एडिक्शन, ठीक है? तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट्स एडिक्शन एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट्स सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन अ कपल। क्या चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जो वास्तु दोष क्रिएट करती हैं? देखिए इनके एलिमेंट्स के हिसाब से देखा जाएगा। पहले तो अपनी फ़ोटो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना लगाएँ, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ अ स्पेस एलिमेंट, तो उसके अंदर रेड कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ अ स्पेस एलिमेंट, तो वहाँ पे आप प्लांट्स नहीं रख सकते, आप वहाँ पे किचन एलिमेंट या फायर एलिमेंट वहाँ नहीं रख सकते। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज़ वाटर एलिमेंट, तो वहाँ पे किचन या टॉयलेट होना बिल्कुल नेगेटिव है। वहाँ एंट्रेंस, अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है, तो देयर आर हाइली चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वहाँ पे एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर बाय चांस एंट्रेंस है, तो उसको ट्रीट कराइए इमीडिएटली विथ कलर बैलेंसिंग और विद अ मेटल स्ट्रिप, ताकि उसका आपको कम से कम इम्पैक्ट रहे। ओके। तो सर आजकल ये भी चल रहा है जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लोग जाते हैं रेमेडीज़ पूछते हैं, अब रेमेडीज़ के नाम पे ना इतना कुछ आ चुका है मार्केट में
कि समझ नहीं आता क्या उसमें सही है और क्या जो हम प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, वो एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है भी या सिर्फ़ हमें लग रही है। तो क्या ऐसे साइन्स होते हैं जिससे लोग पता कर सकें कि ये एक्चुअल में कोई वास्तु की वजह से ही इम्पैक्ट आ रहा है या जनरली उनके रेगुलर प्रॉब्लम्स है लाइफ़ की जो ऐसे ही ट्रीट की जा सकती है? देखो ये क्वेश्चन ना हर हर डायग्नोस्टिक एनालिसिस में जाएगा, चाहे वो वास्तु हो जो कि ओकल्ट साइंस है, चाहे आपका मेडिकल साइंस हो, साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, ठीक है ना? उनको भी वो हर स्पेशलिस्ट अपने लेवल पे ये चीज़ चेक करना चाहेगा कि क्या मेरा जो एरिया है, उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं है हुँ, और उस हिसाब से वो आगे ट्रीटमेंट देगा, ठीक है? अब अगर मैं वास्तु की बात करें तो देखिए मैं करता हूँ एस्ट्रो वास्तु, तो मैं तो अगर इस चीज़ को नैरो डाउन करूँगा, तो मैं पहले देखूँगा कि इनके बर्थ चार्ट में ही कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सपोज़ करिए बर्थ चार्ट में कहीं भी नहीं आ रहा कि सेपरेशन होगा। अगर वो जेन्युइनली बताए कि उनकी कौन-सी मैरिज है, इससे पहले कितनी बार रिश्ता टूटा, कई लोग छुपाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। तो अगर वो ऑनेस्टली बताए कि भई हमारा एक दूसरा रिश्ता है, पहला रिश्ता अभी टूट गया या हमारा क्या कहते हैं पहला रिश्ता है और हमारी वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे में वो नहीं तो पहले मैं बर्थ चार्ट देखूँगा, कि बर्थ चार्ट में सेपरेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है या ये टेम्परेरी फेज़ कोई अंतरदशा में या प्रत्यंतर दिशा में छोटा-सा फेज़ है कि नहीं है, पहली बात। ठीक है? अगर वो है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड हम कोई रेमेडीज़ रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं जगह सेपरेशन बहुत क्लियर है, तो मैं कोई भी रेमेडी दूँ, वो असर नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो मैं केतु से या शनि से बड़ा थोड़ी हो जाऊँगा। जब केतु और शनि ने लिखा है भाई तुम्हारे इसमें होना है तो होना है। एज़ अ एस्ट्रोलॉजर और एज़ ए वास्तु कंसल्टेंट हमारा मेरा बिलीफ तो यही है। तो फालतू के उपाय, फालतू की रेमेडी नहीं देनी चाहिए। हालाँकि कोई आता है और दिखता है ऑब्वियस है, तो हम फिर भी उसके हिसाब से रेमेडी देखिए कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं, जो काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में केतु आ रहा है, हुँ, केतु होता है सेपरेशन, तो ये गारंटी है कि हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट होंगे। लेकिन सेपरेशन 3 तरीके से होता है। सेपरेशन होता है डाइवोर्स और सेपरेशन होता है भई बीच-बीच में आप अलग-अलग रह रहे हो, ठीक है? तो अगर हस्बैंड का ट्रैवलिंग जॉब है, तो ऑटोमैटिकली केतु अपना काम कर रहा है, आप ट्रैवल करते हो, सेपरेट हो जाते हो, फिर आप रह लेते हो, तो आपकी लाइफ़ बढ़िया चल रही है। ओके, ठीक है? वाइफ़ केतु स्पिरिचुअलिटी भी है। अगर वाइफ़ स्पिरिचुअल ज़्यादा है, हस्बैंड भी स्पिरिचुअल ज़्यादा है, वो भी दोनों केतु को सैटिस्फाई कर रहे हैं तो हो जाता है। तो वहाँ थोड़ी बहुत रेमेडीज़ चल जाती हैं। लेकिन अगर कहीं इतना ऑब्वियस नहीं है और हाउस ज़्यादा एक्टिवेट है, जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति पद्धति में कहते हैं, कि अगर हाउस एक्टिवेट हो गया, तो आपको 90% चांस है कि वो सिम्पटम्स दिखेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक हाउस मल्टीपल चीज़ें रिप्रेज़ेंट करता है। फिर हम कहते हैं कि इस हाउस का ये इम्पैक्ट कम करना है, तो उसकी दूसरी चीज़ को एक्टिवेट कर दो उससे। जैसे छठा हाउस डाइवोर्स का है, लेकिन छठा हाउस सेवा का भी है, तो हम कहते हैं मंदिर में जाके सेवा करनी शुरू करो। ओके। मतलब 90% मेरे वो उपाय होते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। लगेगा तो भाई ₹2-4 के लड्डू दे दिए, ₹50 के लड्डू आपने महीने के चढ़ा दिए और आपको उसका दूसरे फ़ायदे भी मिलेंगे। ओके, अल्टीमेटली गोल ये है कि आपको हाउस सैटिस्फाई करना है और आपको प्लैनेट सैटिस्फाई करना है, जो आपको प्रॉब्लम कॉज़ कर रहा है। ठीक है। तो सर ये तो हो गया कि जब कोई प्रोफ़ेशनल उस चीज़ को डायग्नोज़ करेगा। हम अपनी खुद की लाइफ़ में क्या ऐसे साइन्स देख सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि भई ये वास्तु इम्बैलेंस की वज़ह से ही चीज़ हो रही है और अब हमें एक वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है? देखो, अगर कोई कुछ नहीं चल रहा तो आपको कहीं न कहीं तो कंसल्ट करना पड़ेगा। अब मैं जो साइन मैं आपको बता चुका हूँ, अगर वो आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो, हुँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको अज़्यूम ही नहीं कर पा रहे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है या नॉर्थ वेस्ट है। बिल्कुल। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, राइट? तो थोड़ा-सा इधर होगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा-सा इधर होगे तो नॉर्थ हो जाएगा। वो कहेगा मेरा तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ठीक है, हुँ, या मेरी फ़ोटो साउथ में लगी, साउथ साउथ वेस्ट में नहीं लगी। तो वो चीज़ें ना बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके फिर चेक करनी पड़ेंगी और इसको कोई अगर आदमी अपने आप ही कर सकता है तो शायद वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत सटीक है, यू आर 100% कॉन्फिडेंट, देन चेक दीज़ थिंग्स। तो पर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रो तो दिखाना पड़ेगा। मैं एक केस बताता हूँ, मेरे पास रिसेंटली एक एस्ट्रोलॉजी का ही कंसल्टेशन आया था। ओके, उनके बच्चों को ना बच्चों में एक जनों को प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज सेटल होने ओके, में। 1-2 बार शादियाँ भी हो चुकी हैं। क्लियर दिख रहा है कि 2 शादियाँ हैं। सपोज़ अगर आपकी पहली शादी नहीं चल रही, अगर आप शादी नहीं करते तो आपने कभी उसको ट्रिगर ही नहीं किया, लेकिन शादी करी तो आपका सेपरेशन निश्चित है। ठीक है? सेपरेशन हुआ भी किसकी वजह से, वो प्लैनेट भी बीच में बैठा हुआ है। मैंने ये भी बता दिया कि इसकी वजह से हुआ होगा। ठीक है?
दूसरा उसका जो उनके बच्चे हैं उसमें जिस पर्सन की बात हो रही है, वो पर्सन का एटीट्यूड थोड़ा-सा खराब है, गुस्सैल है, वो भी दिख रहा है। तो अगर आपका गुस्सैल एटीट्यूड है, आपको मैं कितना भी अच्छा दे दूँ, कहीं न कहीं आप में खड़ास आएगी, क्योंकि नेचर तो भगवान ने ऊपर से बना के दिया ना। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, आई वुड से कंसल्ट अ वास्तु कंसल्टेंट। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में भी एक्टिवेट हुआ पड़ा है, तो बहुत मुश्किल होता है कई बारी वास्तु सही करने से, हो जाएगा। बट उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा या आप उसकी कुछ रेमेडीज़ कर लेंगे तो हो सकता है रिलेशनशिप लंबा चल जाए। या अगर आप 50-60 क्रॉस कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि अब तो हो ही गया, अब तो लाइफ चल ही गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर था, कोई प्लैनेट बीच में आ रहा था जो उनके फैमिली मेंबर से ही कनेक्ट आप बता रहे थे कि या तो फिर वो सेपरेशन कराते हैं या फिर उनका यूनियन कराते हैं। तो क्या जैसे जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उन पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट सेपरेशन में हो सकता है? देखिए, अगर आपके चार्ट कह रहे हैं कि पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड होंगे, जैसे सपोज़ करिए कि लड़के की कुंडली में सन, मरकरी मून ये सब प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो वो आपके रिलेटिव्स को डिक्टेट करते हैं कि कौन-सा रिलेटिव आपका इंटरफेयर कर सकता है, पहली बात। इसी तरह लड़की के में भी सन, मून, मरकरी इनमें से कौन से प्लैनेट बीच में आ रहे हैं, वो डिक्टेट कर सकता है। एक वास्तु के हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर पेरेंट्स से आपकी केमिस्ट्री अच्छी है या चाहते हैं कि भी मेरी शादी के बाद मेरी बीवी के मेरी मेरी खुद की केमिस्ट्री मेरे पेरेंट्स से अच्छी रहे, तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है दैट रियली डिक्टेट्स इट, दैट इज़ अ पितृ स्थान। ओके, तो आपकी जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है उसमें कोई इम्बैलेंस ना हो और कोशिश करें कि आप अपने पेरेंट्स को भी रूम उनकी राशि के हिसाब से दें, उनकी कुंडली के हिसाब से दें। और साउथ वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको मास्टर बेडरूम का बाय डिफ़ॉल्ट एक de facto प्लेस मान लें, ऐसा नहीं होता। तो साउथ वेस्ट अब जो घर में रह रहे हैं उनकी कुंडली के हिसाब से उनको दिया जाए और साउथ वेस्ट को बैलेंस रखेंगे तो मोस्टली आपके पेरेंट्स से आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। ओके, तो किचन होना, जैसे टॉयलेट होना जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आपको और उसमें कोई कलर इम्बैलेंस नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साउथ वेस्ट का रूम उसको एलोकेट करना चाहिए जिसका राहु अच्छे घर में। ओके। तो थैंक यू सो मच सर। आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये टॉपिक भी बाकी टॉपिक्स की तरह बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, मुझे समझ आई कि घर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन डायरेक्शंस में नहीं होनी चाहिए और आपकी कुंडली कैसे मैटर करती है आपके एस्ट्रो वास्तु और आपके रिलेशनशिप्स के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। Thank you so much for having me, Shivam, and I hope it helps. And again, it's a very sensitive topic. I only discuss the things as per the occult science. So I'm not a relationship expert. And definitely it has to be taken to the, आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप थेरेपी से मिले और अगर डिवाइन हेल्प चाहिए तो वी कैन ट्राई टू डू आवर बेस्ट।